हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कल्पना निर्माण 3 के चैप्टर में अयस्कृति कल्पना की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अभी तक इससे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन आने के चांसेस इसके अब बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि कल्पना निर्माण 3 में जो इम्पोर्टेंट थी उसमें से एक ये कल्पना है। ठीक है, तो इसे अब ध्यान से देखेंगे कि 2023 बैच के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पाठ्यक्रम बिंदु यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो ये सारे पॉइंट्स हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपको पता ही है कि हमारे सारे नोट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस होते हैं। अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी अगर देखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सारे पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं। अयस्कृति कल्पना का परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम एकदम अलग है। अलग क्या है इसमें? देखो, अयस्कृति आपने कभी सुना ही नहीं होगा शास्त्र में, आप सेकेंड ईयर में आके आपने पहली बार सुना होगा, तो इसलिए इसका नाम का मतलब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अयस का मतलब समझो। अयस का मतलब होता है आयरन यानी लौह। लौह धातु को क्या कहा जाता है? अयस। और कृति का अर्थ होता है क्रिया या फिर विशिष्ट संस्कार। लेकिन कैसे कृति कैसे क्रिया, ऐसे मैंने याद किया था। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, क्षार कल्पना अयस्कृति कल्पना मेरा कंपाइलेशन का टॉपिक था, तो मेरे से मैडम ने एक भी सवाल नहीं पूछा। देखो, जब आप बेसिक से बताना शुरू करते हो और टॉप तक जाते हो तो एग्जामिनर को मौका ही नहीं मिलता कि वो आपसे सवाल पूछे। एग्जामिनर क्या करता है? बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। मेरे से ना उसने ये पूछा कि अयस क्या होता है, कृति क्या होता है, लौह में, ठीक है, कुछ भी नहीं पूछा। मेरा दूसरा टॉपिक था क्षार। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्षार का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्षार कल्पना बताओ, तो मैंने क्षार कल्पना की शुरुआत ही वहाँ से करी थी कि क्षार शब्द का क्या मतलब है। क्षरण करना, काटना, दोषों का शमन करना, दोषों को बाहर निकालना। जब मैंने बेस से लेके उन्हें पूरा, फिर उन्होंने पूछा कि अपमान क्षार कदली क्षार, तो मैंने बेस से शुरू करके उन्हें आगे तक पहुँचा है ना, तो मैंने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। फिर जब उन्होंने मुझसे पूछा कि अयस्कृति कल्पना के बारे में बताओ, तो मैंने बताया कि अयस का मतलब लौह होता है और कृति का मतलब क्रिया। और वो क्रिया क्या होती है, जो मैं अब आपको बताऊंगी कि उसका बार बार बुझाना। तो समझ रहे हो, ये मेरा गुड लक नहीं था, ये मेरा डीप पढ़ा हुआ था। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी क्लासमेट नीतिका, तो मैडम ने उससे उसका टॉपिक का ही पूछा, जो कि उसका टॉपिक था संधान कल्पना। अब उससे पूछ ली, वो संधान के बारे में बताती गई कि संधान में क्या होता है, क्या रेशियो है, क्या कब डलता है, कैसे टेम्परेचर, ठीक है, जो भी उससे पूछा होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मैडम ने उससे बस यही पूछ लिया, जो एग्जामिनर वाली मैडम आई थी, कि बताइए संधान का मतलब क्या है। अब वहाँ पे वो फंस गई, उसे नहीं पता। वो कह रही है कि फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन तो है, लेकिन संधान का मतलब क्या है? शब्द का एक मतलब होता है ना आयुर्वेद में, तो संधान का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। तो समझते हो किस किस को जोड़ते हैं? वो सारे द्रव्य डालते हैं। तो समझ रहे हो आपको एक शब्द पे फोकस करना कितना ज़रूरी हो सकता है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि प्रैक्टिकल में ज़रूरी है, नहीं, आपको एग्ज़ाम में भी अगर आप ये लिख के आते हो ना कि अयस का मतलब लौह होता है, कृति का मतलब क्रिया होती है, और वो क्रिया कौन सी होती है? निर्वात की होती है, जिसे बार बार बुझाया जाता है। तो इससे एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि जिसका बेस क्लियर है उसे आंसर पता है। तो इसीलिए मैं फोकस करती हूँ कि हर उस शब्द पे आपको समझ आ जाए, छोटा छोटा शब्द, कि शब्द आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। तो इस चीज़ को हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन बच्चों ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी आपको बतानी, तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको ज़िंदगी में कभी भी ऐसी चीज़ें फेस ना करनी पड़े कि एग्जामिनर ने आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया और आप उसी में लटक गए। तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो अयस का मतलब होता है लौह, कृति का मतलब होता है क्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध लौह के अत्यंत पतले पात्र, इस चीज़ को जो मैं अंडरलाइन करती हूँ उसका यही मतलब है कि वो इम्पॉर्टेंट है। पतले पत्र लेते हैं जिसे तीव्र अग्नि में तपाकर रेड हॉट किया जाता है, फिर उन्हें कषाय द्रव्य जैसे त्रिफला, असन, गोमूत्र में या फिर संधान कल्प, इतना नहीं याद रखना, कोई भी एक याद कर लो, त्रिफला याद कर लो, ठीक है, बार बार बुझाकर निर्वात किया जाता है, जिससे कि वो इतने ज़्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं कि उनकी चूर्ण कल्पना बन सकती है, जिसे ही हम अयस्कृति कल्पना कहते हैं। समझ आ गया होगा, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सामान्य निर्माण विधि कैसे होती है, इसे किस तरह से बनाया जाता है। एक्चुअली ये जो मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिखा हुआ है कि अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, शायद नीचे आएगा। तो इसमें आप ये ध्यान देंगे कि ये दो तरह से बन सकती है, चूर्ण कल्पना और आसव अरष्ट यानी द्रव रूप में। चूर्ण वाला जो दिया है वो आचार्य सुश्रुत ने दिया है, आचार्य सुश्रुत ने दिया है, और जो ये वाली कल्पना है ये आचार्य चरक ने दी है। ठीक है, किसने दी है ये बच्चों, ये याद रख लेना, क्योंकि पता है जब मैंने कंपाइलेशन बनाया तो सर ने कहा कि तुमने अच्छा ये बताओ कि आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, आचार्य चरक ने क्या बताया। तब तक मैंने पढ़ा ही नहीं था। फाइल लिखते हैं ना तो पढ़ते नहीं है, पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, फाइल लिखना अलग होता है। क्योंकि फाइल लिखते हुए हम सिर्फ क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। जब हम पढ़ते हैं तो उस चीज़ को समझते हैं, तब हम जवाब दे सकते हैं टीचर को कि क्या है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या दिया था, चूर्ण दिया था। मैंने पता है इसे कैसे याद किया था, क्योंकि मेरा टॉपिक था, मुझे तो इसमें महारत हासिल करनी थी। तो ऊ से चूर्ण, चूर्ण और सुश्रुत। ठीक है, आसव वरिष्ठ आचार्य चरक, समझ आ गया होगा अब तो, इतना इजी था ये। अब हम बात करते हैं इसके पूर्व कर्म की, कि सबसे पहले तो आपको लौह पात्र का चयन करना है। ठीक है, कि कैसे लौह पत्र का, एक्चुअली पता नहीं पात्र क्यों मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, लौह पत्र होना चाहिए जो कि एकदम पतला होना चाहिए, कागज की तरह। ठीक है, फिर क्वाथ द्रव्य जिसमें उसे बुझाना है। ठीक है, तो उसका क्वाथ तैयार कर लेंगे, या फिर जो भी द्रव उसमें लेना है वो ले लेंगे। फिर संधान पात्र, जैसे मैंने आपको बताया कि संधान रूप में आसव वरिष्ठ कैसे बनते हैं, संधान कल्पना से बनते हैं। तो संधान कल्पना के लिए आपका या तो मिट्टी का हो या फिर स्टेनलेस स्टील हो, वो दोनों चीज़ें, एक चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, या तो मिट्टी हो या फिर स्टेनलेस स्टील का कोई बर्तन हो। प्रधान कर्म की बात करते हैं तो लौह को ताप करोगे और फिर उसे प्रसेक करोगे, यानी कि उसमें डुबा दोगे। मैंने रस शास्त्र में चैप्टर नंबर 2 जो परिभाषा है वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया विद एवरी टर्म, निर्वाप, आवाप, ढालन, बातचीत को फोन करके आवाप, ढालन, निर्वाप, शोधन, मारण, सत्वोपादन, सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बहुत इजी तरीके से बताई हुए हैं। तो आप जाकर वो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको ये टर्म्स में अब भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, जब आप वो वीडियो देख लोगे तो आपकी वो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो हमने रेड हॉट किया है उसे किस में बुझा देंगे, कोई क्वाथ या स्वरस या जो भी हमने द्रव लिया है उसमें उसे बुझा देंगे। इतनी बार करते हैं कि वो 7, 16 या 21 बार तक की जाती है, जब तक कि वो इतना ज़्यादा ब्रिटल नहीं हो जाता कि वो चूर्ण हो जाए। ठीक है, फिर हम उसे चूर्ण कर लेंगे। चूर्ण कैसे करेंगे, यंत्र में घिसकर, कौन सा यंत्र होता है बच्चों, खल्व यंत्र में घिसकर उसे चूर्ण बना लिया जाता है। अब उसके बाद संधान प्रक्रिया में, अब जो सूक्ष्म चूर्ण हमें प्राप्त हुई है, जब हम संधान कल्पना पढ़ते हैं तो उसमें धातु की पुष्प, शर्करा, मधु और अन्य दीपन पाचन द्रव्य जैसे कि चतुर्जात, त्रिजात, त्रिकटु, ये सारी चीज़ें उसमें डालते हैं। तो ये सब चीज़ें जब डाल देंगे तो उसके बाद हम इस पे ये चूर्ण की, ये वाली चूर्ण भी डाल देंगे और उसे बंद करके रख देंगे। समझ आ गया। अब घट के मुंह को कपड़ मिट्टी से बंद करके 1 महीने तक उसे फर्मेंटेशन होने के लिए रख देंगे। इसके बाद पश्चात कर्म क्या आ जाएगा कि 1 मंथ के बाद हमें उसमें सिद्धि लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो कि हम सारे सिद्धि लक्षण पढ़ते हैं संधान कल्पना में। तो पात्र को खोलकर द्रव को पवित्र वस्त्र से छान लिया जाता है और इस छने हुए पारदर्शी किंचित श्याव या रक्तवर्ण को ही अयस्कृति कल्प कहा जाता है। अब इसमें तापमान का महत्व क्या है कि हाई टेम्परेचर पे लोहे को गर्म किया जाता है ताकि वो रेड हॉट हो जाए। अगर वो रेड हॉट नहीं होगा तो वो इतना भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा कि उसके चूर्ण बन जाए। संधान काल में एक टेम्परेचर होता है जो कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये तापमान ज़्यादा ही कम हो जाएगा तो फर्मेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें एसिडिटी हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो ये मेंटेन करना है। निर्माण काल में सावधानी क्या होनी चाहिए, लौह की शुद्धि अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, लौह जो है वो अच्छा होना चाहिए, जंग रहित होना चाहिए। ठीक है, अगर
कोई आप जंग लगा लोहा लेते हैं तो उसका क्या होता है, विषाक्त प्रभाव उसका होता है। तीव्र प्रसिक सावधानी, जब रेड हॉट हो जाए तो तीव्र भाप और छींटे उठती हैं। अब आप सोचो कि कोई गर्म चीज़ ठंडे पानी में डाले जा रहे तो छींटे तो आएंगी, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप आंखों पे चश्मा पहने और अपने जो स्किन है उसके लिए ग्लव्स पहने। लोहे का तैरना नहीं, मतलब लोहे को तैरना चाहिए। एक्चुअली जो हमारा आयरन होता है, अगर आप उसे डालोगे किसी भी लिक्विड में तो वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जब हमने उसका चूर्ण कर लिया तो वो इतना ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है कि वो पानी में तैरने लगता है हंस की तरह। जैसे कि मैंने आपको बताया था भस्मों की 18 परीक्षा होती हैं, वो भी मैंने आपको बताया था परिभाषा वाली वीडियो में, और वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वो जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो आप देख लोगे तो आपके लिए रस शास्त्र बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर ही रस शास्त्र का बेस है। तो जो सतह पर तैरने लगती है, निरुद्ध भस्म, सॉरी निरुद्ध नहीं, उत्तम भस्म हो जाएगा वो, ठीक है। और तो ये बताता है कि वो इतनी ज़्यादा सूक्ष्म हो जाती है कि वो तैरने लगती है। संधान घट की सूक्ष्मता, यानी जो भी जिसमें भी आप संधान करोगे वो अच्छे से धूप में सुखाया जाना चाहिए, अन्यथा फंगस लग सकती है। सिद्धि लक्षण क्या होते हैं, अपुनर्भव, कि जो आपने लौह का जो चूर्ण तैयार किया है, अगर उसे वापस से आप उस गरम करो तो वापस से आयरन जो लौह है वो नहीं बनना चाहिए, लौह धातु नहीं बनना चाहिए। रेखापूर्ण क्या होता है कि जब आप लोहे की भस्म नहीं बोलेंगे, लोहे की चूर्ण को अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के समान बीच में रगड़ोगे तो वो आपके फिंगरप्रिंट्स में घुस जाएगा। इट्स कॉल्ड रेखा पूर्णत्व, ठीक है। संधान के सिद्धि लक्षण क्या होते हैं कि द्रव्य में जो एक अल्कोहल वाली एरोमा है वो आनी चाहिए। जब आप माचिस की तिल्ली घट के मुंह पर ले जाते हो पर वह बुझनी नहीं चाहिए, ठीक है। वो कब बुझती है, जब CO2 निकलती है। CO2 निकलती है इसका मतलब काम चल रहा है। जब वो बुझेगी नहीं इसका मतलब आपकी जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो पूरी हो गई है, ठीक है। लौह आयन विलेयता परीक्षण, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना डीप में जाना हमारी बात नहीं है। अब पैकेजिंग एंड सेल्फ लाइफ की बात करते हैं। तो वही बात है कि क्योंकि ये अयस्कृति कल्पना है तो कांच की बोतल में रखते हैं एंड सबको अपना जो एयर टाइट है उसमें रखते हैं, ठीक है। संरक्षण, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, स्टे अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ये वाली लाइन है, ठीक है। शेल्फ लाइफ क्या कहते हैं कि जितना पुराना उतना अच्छा, पुराणो गुणवान भवेत, लेकिन DNC एक्ट क्या कहता है कि 10 साल तक। अयस्कृति, इसमें क्या है, सब से सारी चीज़ें सेम है जैसे मैं बता के आई हूँ, वो सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। विशेष उदाहरण, हाँ इसका यूज़ देख लीजिएगा कि इसका यूज़ किस में है, उदर में, प्रमेय में, मेदो रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, और तो कुछ नहीं है। अच्छा ये लिखा तो है, प्रमेय नाशक है, स्थौल्यहर है, पांडु रोग है, और कुष्ठ में यूज़ किया जाता है। कितना इजी था, देखो इसे याद मैंने कैसे किया था कि अयस्कृति कल्पना है। लौह में तो लौह है तो पांडु में यूज़ होता है, पांडु में यूज़ होगा, पी से पांडु, पी से प्रमेय में यूज़ होता है। प्रमेय का एक कारण स्थौल्य होता है, और जो स्थौल्य व्यक्ति होते हैं उन्हें त्वचा रोग होते हैं। बस इस तरह से याद कर लिया था मैंने। पी से अयस्कृति कल्पना है, लौ है तो पांडु में यूज़ होगा, पी से पांडु, पी से प्रमेय में यूज़ होगा। प्रमेय किसे होता है, जो स्थौल्य होते हैं, और स्थौल्य वाले लोगों को ही कुष्ठ होता है। सो ये था आपका, और क्रमिग्न होता है, ठीक है, याद रख लेंगे। अब हम बात करते हैं मात्रा एवं अनुपान की। 12 से 24 ml मात्रा इसकी होती है एग्जैक्टली, ठीक है। गुनगुने जल के साथ भोजन के तुरंत बाद दिन में 2 बार इसे देना चाहिए। ये वाली जो मात्रा है ये संधान कल्पना वाली मात्रा है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। बाय बाय।